नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। बीजेपी स्टार प्रचारक संभालेंगे प्रचार प्रसार की कमान। हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भरेंगे चुनावी हुंकार। लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता। चुनावी रण के लिए बीजेपी की ओर से भेजी जा रही टीमें। हर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए जाएंगे वरिष्ठ नेता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल, राजस्थान और यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे उत्तराखंड के बड़े नेता। और साथ ही अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं? कौन कौन बड़े नेता उत्तराखंड से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं? जी विशाल, देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और ऐसे में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए जो है आज प्रचार प्रसार बिल्कुल थम जाएगा। हम्म। तो ऐसे में वही भारतीय जनता पार्टी ने जो है 100 स्टार प्रचारकों को तैयार किया है और उन्हें की जो है ड्यूटी लगाई है अन्य प्रदेशों में। तो वहीं उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा कैबिनेट मंत्री, विधायक और तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो हैं वो अब अन्य प्रदेशों में जाएंगे, जैसे कि हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। और ऐसे में चुनाव को और धार देने की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसमें जो है उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में जो प्रदेश नेतृत्व हो जाएगा, वहां पर जनसभाएं करेंगे, रैलियां होगी, रोड शो होगा, डोर टू डोर कैंपेन होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि अब जो आगे 6 चरण बचे हैं जिनमें के लिए मतदान होना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में है और कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान हुआ और उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि पहले चरण में कांग्रेस या जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन है, उसको काफी फायदा मिला है। तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने और भी ज्यादा कड़ी मशक्कत जो है आने वाले जो मतदान के चरण हैं उनके लिए कर दी है और ऐसे में सभी अपने स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में तैनात कर दिए हैं। अरुण, एक तरफ देखा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार दिनों दिन कद भी बढ़ रहा है और लगातार उनकी रैलियां लगाई गई हैं। तो बीजेपी से और कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि जब विधानसभा के चुनाव थे हिमाचल में, तब यहाँ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता हिमाचल में थे। तो अब क्या चर्चाएं हैं? कौन कौन बड़े चेहरे ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार जो है वो छवि राष्ट्रीय नेता की बन रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान के में उन्हें स्टार प्रचारक की जो है भूमिका दी गई है। स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पीलीभीत और अन्य जगहों पर भी उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया। तो ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी दौरे लगेंगे और इसके साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे कि कहीं सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा, ये इन सभी की ड्यूटी भी जो है अन्य प्रदेशों में लगातार अब लगाई जाएगी और ऐसे में एक बड़े पैमाने पर जो है चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल के 598 विद्यार्थियों को उपाधि दी और टॉपर छात्र छात्राओं को 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदकों से भी नवाजा। बता दें कि संस्थान का ये चौथा दीक्षांत समारोह रहा। इस अवसर पर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित भी नजर आए। आधारित चिकित्सा के सिद्धांतों द्वारा मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60% से अधिक है। पिछले सप्ताह मेरी मुलाकात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारियों के नई बैचेस से हुई थी। उन अधिकारियों में भी लगभग 60% संख्या महिला अधिकारियों की थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़ी और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। बेटियों की भागीदारी और सफलता के लिए मैं एम्स ऋषिकेश, सभी छात्राओं के परिवारजनों और सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ।
ये भी एम्स ऋषिकेश के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि इस दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होता है सबसे अच्छे डॉक्टर द्वारा इलाज होना, सबसे अच्छा इलाज और कम से कम खर्च में इलाज होना ही एम्स की पहचान है। एम्स के इलाज का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले तथा और अधिक संख्या में आप जैसे मेधावी विद्यार्थियों एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सके, इन उद्देश्यों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानी संस्थान की स्थापना की जा रही है। लगभग एक दशक की अपनी विकास यात्रा द्वारा एम्स ऋषिकेश ने अपनी अच्छी पहचान बना रही है। कम समय में ही प्रचुर प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अतीत और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग रोग मुक्त हो, ये हम लोगों की पारंपरिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में निहित आदर्शों को एम्स ऋषिकेश ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्यों के रूप में अपनाया है। आपका ध्येय वाक्य है, विश्वारोग्यं ही धर्मं न हो। पूरे विश्व को सुस्वस्थ तथा रोगमुक्त बनाना हमारा धर्म यानी आदर्श है। पूरे विश्व का आरोग्य सुनिश्चित करने से के मूल में वसुदैव कुटुंबकों का सद्विचार निहित है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अध्यापकगण, विद्यार्थियों, डॉक्टर्स और नर्सेस अपने संस्थान के इस ध्येयवाक्य को ही निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में भी अपना ध्येयवाक्य मानेंगे। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद सहित भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए उत्तराखंड में अनेक लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र सेवारत है। एम्स ऋषिकेश के एलोपैथी के साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों द्वारा भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उत्तराखंड की इस देवभूमि की ख्याति आरोग्य भूमि के रूप में भी स्थापित हो। हमारी प्राचीन महाकाव्यों में उत्तराखंड के क्षेत्र को औषधि और उपचार से जोड़ा गया है। रामायण की कथा के अनुसार इसी क्षेत्र से संजीवनी बूटी लेकर वायु मार्ग से हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे थे तथा लक्ष्मण जी के उपचार में अपना योगदान दिया था। ऐसे कथानकों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने गहन और कल्याणकारी संदेश दिए हैं। देवियों और स्वजनों, समाज के हित में आधुनिकता टेक्नोलॉजी का उपयोग करना एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपका संस्थान कार टी सेल थेरापी और स्टेम सेल थेरापी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। इसी महीने 4 अप्रैल को मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा कार टी सेल थेरापी को लॉन्च करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार इस तरह की जीन थेरापी विकसित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये थेरापी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराया जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश को ऐसे क्षेत्रों में कोलैबोरेशन करके तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की भूमिका डायग्नोस्टिक्स तथा उपचार में निरंतर बढ़ती रही है। मुझे विश्वास है कि आपके संस्थान द्वारा इन बदलाव को तेजी से सक्षम उपयोग किया जाएगा। देवियों और स्वजनों,
भारत के डायबिटीज से प्रभावित लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है, जो विश्व में सर्वाधिक है। डायबिटीज के इलाज के रूप में सेमाग्लुटाइड आजकल चर्चा में है। उत्तराखंड के धूप की कमी के कारण तथा स्थानीय खान पान के कारण ऑस्टियोपोरोसिस तथा एनीमिया जैसे बीमारियों से लोग, विशेषकर महिलाएं, प्रभावित होते हैं। ग्लोबल मेडिसिन के इस युग में भी मेडिसिन से जुड़ी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना तथा उनका समाधान करना एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि एम्स ऋषिकेश द्वारा पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी एंगेजमेंट पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। ऐसा करके देश के ऐसे अग्रणी संस्थान स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बेहद मतदान हुआ है। इस मतदान ने सरकार और निर्वाचन आयोग के माथे पर बल भी डाल दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतने प्रयासों के बाद भी मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा। ये रिपोर्ट देखिए। एक कहावत है, सांप निकल गया और अब लकीर पीटने से क्या फायदा। कुछ ऐसा ही हाल अब राजनीतिक दलों का है। खास तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अब मतदान प्रतिशत पर चिंतन मंथन कर रही। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। इस बार का मतदान प्रतिशत पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बेहद कम रहा, जिसने चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों के माथे पर बल डाल दिया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज गिरना वास्तव में सबके लिए एक चिंता का विषय है और मैंने जब इसका एनालिसिस किया है, जो असेसमेंट किया, ऐसा नहीं पोलिंग परसेंटेज अभी गिरा है। आप 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे तो हर बार गिरता जा रहा है। 2014 में जितना हुआ था वो 2019 में नहीं हुआ, 2019 में जो हुआ था वो अब नहीं हुआ। ये लगातार गिर रहा, तो ये लगातार गिरावट ये ज़्यादा चिंता का विषय है। एक बार कभी मान लो गिर गया तो कोई बात नहीं, उसका तो कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन लगातार गिरना ये अपने आप में ये चिंता का विषय ज़्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया, लगातार प्रयास हुए, उसके बाद भी पोलिंग नहीं बढ़ा है। इसके कुछ कारण मेरे समझ में आते हैं, जो क्योंकि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वही सत्ताधारी दल का यहाँ तक कहना है कि निर्वाचन आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में नियम कानून इतने सख्त कर दिए कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके उलट तमाम तर्क भी अब पेश किए जा रहे हैं। तो पहला तो जो निर्वाचन की शक्ति है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना, उनको वहाँ तक आने के लिए प्रेरित करना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए जो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर। अगर आप हमको काम नहीं करने देंगे, वातावरण निर्माण नहीं करने देंगे, तो पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो गलती की है निर्वाचन ने, वो ये की है कि ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पर ज़रूरत ज़्यादा सख्ती इस चुनाव के दौरान आपने किया। हर चुनाव में आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसके कारण एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम था, जो लोगों को हम लोग अवेयर करते थे, घरों पर झंडे लगते थे, डोर डोर संपर्क करते थे, फिर लोगों को लाने की व्यवस्थाएं करते थे, वो सब नहीं हो पाया। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा कि जहां एक तरफ निर्वाचन जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहता है चुनाव आयोग, वहाँ दूसरी तरफ सख्ती करके और अधिकारी उन्हीं के अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। तो एक तो ये सोचने का विषय ये चुनाव आयोग को भी है और उन अधिकारियों को भी है जिनको ये कार्य सौंपा गया था। पहला विषय तो यही है। दूसरा ये है कि कुछ इस चुनाव में एक अजीब सा माहौल भी देखा मैंने। हमारे कार्यकर्ता ये भी निश्चिंत रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सोच कर निश्चिंत रहे कि हम कितना भी कर लें, हम जीत नहीं सकते हैं। तो कुछ हो सकता है ये भी, इसका भी कोई इफेक्ट रहा हो। कम मतदान पर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से डंका पीट रही थी
कि हर लोकसभा सीट को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीत कर आएंगे, लेकिन कम मत प्रतिशत ने भाजपा के सारे दावों की हवा निकाल दी है। देखिए, मतदान से पहले भाजपा के नेता हों या राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हों, लगातार जो है बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे थे। भाजपा के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे मंत्री और अन्य नेता लगातार कह रहे थे कि हमारा 75% मतदान का लक्ष्य है। इस बार जो है भाजपा हर लोकसभा सीट जो है 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। लेकिन चुनाव के बाद तो सभी दावों की पोल खुल गई, क्योंकि मतदान प्रतिशत ही जो है गिर गया। चुनाव आयोग ने भी तमाम विज्ञापनबाजियां की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद भी मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में वो नाकाम रहे। और कांग्रेस पार्टी ने कोई भी जो है इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की थी, कोई भी दावा नहीं किया था। लेकिन हमारा जो है पोलिंग एजेंट भी वहां पर सुबह से मौजूद रहा, हमारा मतदाता भी शाम तक जो है पोलिंग बूथ पर डटा रहा। और निश्चित तौर पर जो है लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने जो उदासीनता बरती, क्योंकि भाजपा का मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि 10 सालों से वो झूठ और जुमले सुन करके जो है उब चुका है। क्योंकि जनता उससे जो है 10 सालों का हिसाब किताब मांग रही है और वो 10 सालों का हिसाब किताब दे नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है उसने चुनाव से जो है दूरी बनाई। भाजपा के मतदाता ने भी इसीलिए जो है चुनाव से दूरी बनाई, इसीलिए मतदान प्रतिशत गिरा है। तो भाजपा की कथनी करनी का अंतर अब जनता भी समझ गई है और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रभाव में था। इसीलिए जो है कम मतदान के रूप में आप जो है मतदाता का रुझान सामने आया है। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही अब राजनीतिक दलों और सत्ताधारी दल पर भी चरितार्थ होता है। अगर समय रहते ही चुनाव बहिष्कार करने वाली जनता से संपर्क साध लिया जाता तो शायद लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते और मत प्रतिशत में इजाफा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जैसी चर्चाएं थी ठीक वैसा ही हुआ है। इधर लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हुए और उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई की बीजेपी में एंट्री हो गई है। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले फेसबुक की एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है बीजेपी के लैंसडाउन से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप रावत की, जिसमें लिखा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आगे लिखा है, अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। दिलीप रावत की ये पोस्ट अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। वहीं इंटरनेट पर यह पोस्ट खूब वायरल भी हो रही है। दरअसल विधायक दिलीप रावत और हरक सिंह रावत का 36 का आंकड़ा रहा है। हरक सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन से दिलीप रावत की जगह अपनी बहू अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी छोड़ बहू समेत कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर बहू को मैदान में उतार दिया। अब उसी अनुकृति गोसाई को बीजेपी में लाने से दिलीप रावत खासे नाराज हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी से इंकार करते हुए कहा कि सब कुछ तय करके ही ज्वाइनिंग कराई गई है। चुनाव हारे हुए राजनीतियों में हारा राजेंद्र भंडारी जी जो पार्टी में आ गया, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा भाव रहता नहीं है। दिलीप रावत ही भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वहाँ के विधायक हैं। हर प्रकार की चीजें तय करके चीजें तय होती है, मत पूछा करो। चर्चा अनुकृति के ज्वाइनिंग की टाइमिंग को लेकर भी हो रही है। मतदान से ठीक पहले अनुकृति ने बीजेपी के पक्ष में अपील जारी की और मतदान संपन्न होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। माना जा रहा है कि ईडी के रडार पर आ चुकी अनुकृति की ज्वाइनिंग से कहीं गलत मैसेज न जाए, इसीलिए बीजेपी ने मतदान से पहले उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। अनुकृति का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, जहां तक बात ईडी की है, वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाकड़ो टाइगर सफारी पे दिए और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टिकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए, पहली बात, पाकड़ो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी
क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पिछली बार भी हमको जाना था, उन्होंने कहा वो बिजी हैं तो नहीं गए, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है और ना मुझे इस बात का कोई डर है या जिस तरीके से बातचीत हो रही है। देखिए, वो जब भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए हम जाएंगे, क्योंकि उनका काम, उन्होंने कोई दोषी तो करार किया नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। सिर्फ मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि सिर्फ उन्होंने कहा है कि पूछताछ के लिए क्योंकि पूरे परिवार के लोगों को बुलाया, तो जब भी बुलाएंगे, जब भी वो बुलाएंगे तब हम वहाँ उठ के आ जाएंगे। वहीं दिलीप रावत द्वारा दिए जा रहे इस इशारे की कांग्रेस ने सराहना की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, मैं दिलीप रावत को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि भाजपा में रहते हुए उन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि भाजपा में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कोई ईडी तो फिर कोई सीबीआई स्तर पर अपराधी हैं और ये तमाम तरीके के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा विधायक ने पार्टी को अलर्ट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर पार्टी अलर्ट नहीं हुई तो लोकसभा में तो भुगत लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा का नाम मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साहब। पोलिंग परसेंटेज का कम होना ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आज के टेक्नोलॉजी भरे युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी है आज की, तमाम तरीके के प्रसार के संसाधन हैं। चुनाव आयोग भी एक्टिव रहता है, सरकार की एक्टिव रहती है। आपने देखा होगा कि मतदान के लिए कैसी अपीलें सरकार भी कर रही है और चुनाव आयोग भी कर रहा है। उसके बाद अगर कम मतदान हुआ है तो सरकार को भी सोचना है कि सरकार से लोग कितने खुश थे या सरकार से कितने नाराज़ थे। इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस बात पर मनन करने की आवश्यकता है और राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर हमने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो मैं समझता हूँ ये आगे भी बढ़ सकता है, इसकी संख्या बढ़ सकती है और ये कम नहीं होगा। विशेषकर जो सत्तारूढ़धारी दल होता है उसको जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बहरहाल, कांग्रेसों से लबालब हो चुकी बीजेपी के अंदर अब पार्टी के कोर वर्कर्स की छटपटाहट भी सामने आने लगी है। विधायक दिलीप रावत से पहले बीजेपी के लोहाघाट से पूर्व विधायक पूरण सिंह फर्त्याल भी ऐसी ही एक ज्वाइनिंग पर खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव में सत्ता संघर्ष और खुलकर सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।